जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल सीरीज के अंतर्गत यह क्या है कि आपको पांचवा टॉपिक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो पहले कि अगर आप 4 वीडियो को नहीं देखे हुए तो आप चैनल पे जाकर क्या करेंगे, विजिट करेंगे, वहां से सारे वीडियो को देख लेंगे। वैसे इस वीडियो में आपको क्या होंगे कि जो पीछे के जो भी आपको एडवांस फैक्टर के अंतर्गत जो वीडियो है उस सभी वीडियो का लिंक जो है आपको डाल दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी कह रहा है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी कह रहा है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी कह रहा है आपको लॉर्ड क्लाइव। तो आइए सबसे पहले इन सारे ऑप्शनों पर हम लोग विचार करते हैं, उसके बाद इसके आंसर को हम लोग क्या करेंगे कि आपको जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे जो पहला ऑप्शन है क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपको लॉर्ड मेयो। क्या है? लॉर्ड मेयो, ठीक है ना, याद रखिएगा क्योंकि इससे भी आपको कई सारे प्रश्न बनेंगे। क्या होंगे? बनेंगे, ठीक है ना, लॉर्ड मेयो। चलिए, दूसरा जो है वो आपको ऑप्शन है क्या, लॉर्ड रिपन। क्या है? लॉर्ड रिपन। आप लोग इसे कमेंट में क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तीसरा जो है वो आपको कौन है, तो लॉर्ड कर्जन। क्या है? लॉर्ड कर्जन। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद आपको जो चौथा है, क्या है, चौथा है वह है आपको लॉर्ड क्लाइव। क्या है? लॉर्ड क्लाइव। क्या है? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है ना। तो देखिए, चारों ऑप्शन में से आपको विचार करना है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले आप आंसर जान लीजिए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जो जनक है कौन है, लॉर्ड रिपन। और इसी लॉर्ड रिपन के द्वारा क्या हुआ था कि भारत में स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है वो आपको 1882 में की गई थी। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। फिर यहाँ से आपको एक है लॉर्ड मेयो। क्या है? लॉर्ड मेयो। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड मेयो के समय में ही क्या हुआ था कि भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? जनगणना की शुरुआत। तो लॉर्ड मेयो के समय में आपको जनगणना की शुरुआत हुई थी। इन बातों को याद रखना है। कब हुई थी? तो देखिए, भारत में जो आपको पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो आपको लॉर्ड मेयो थे। कौन थे? लॉर्ड मेयो। तो और एक चीज को आपको याद रखना है कि इस लॉर्ड मेयो की क्या हुई थी कि आपको भारत में हत्या कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि कौन से अंग्रेजी वायसराय की हत्या जो है वो आपको भारत में हुई थी। तो हम कहेंगे लॉर्ड मेयो। क्या कहेंगे? लॉर्ड मेयो। तो साथियों, याद रखना है कि लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना की शुरुआत, और भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ था कि आपको स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। कब? 1882 में। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। लॉर्ड रिपन के समय में ही क्या हुआ था कि आपको 1883 में इलवर्ट बिल आया था। क्या आया था? इलवर्ट बिल आया था, जो कि आपको एक विवादित बिल था। क्या था? विवादित बिल था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन। तो अब हम लॉर्ड कर्जन पर बात करते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था कि 1905 में, कितना में, 1905 में क्या किया था कि यह बंगाल का विभाजन किया था। किसका विभाजन किया था? बंगाल का विभाजन। तो इसलिए यह आपको सबसे ज्यादा जाना जाता है कि बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया था, तो वो आपको लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है ना। और लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था कि आपको सर्वाधिक आपको क्या होता है कि रेल मार्ग का विस्तार हुआ था। इस बात को भी आपको अच्छे से समझना है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि किस वायसराय के काल में, ठीक है ना, कि भारत में रेलवे मार्ग का सबसे अधिक विकास हुआ था, तो वो हुआ था आपको लॉर्ड कर्जन। और सीधे पूछा गया कि भारत में रेलवे की शुरुआत किस मतलब गवर्नर जनरल के काल में हुई थी, तो वह था आपको लॉर्ड डलहौजी। तो दोनों क्वेश्चन में फर्क है, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा रेल मार्ग का जो विस्तार हुआ था वो कर्जन के समय में, लेकिन शुरुआत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है ना। तो इन बातों को याद रखना है। लेकिन उससे भी ज्यादा यह आप याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। और बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप आपको नारा दिया गया था, वंदे मातरम, बंगाल विभाजन नहीं चाहिए। और इसी बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ था कि आपको स्वदेशी आंदोलन जो था वो आपको शुरू किया गया था, ठीक है ना। हालांकि बंगाल विभाजन को 1911 में क्या हुआ था कि आपको वापस ले लिया गया था। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में। इसको वापस कब लिया गया था? तो वह आपको 1911 में। तो इन चीजों को याद रखना है। तो ये जो लॉर्ड कर्जन है ये किस लिए जाने जाते हैं, तो ये इन्होंने बंगाल का क्या किए थे कि आपको विभाजन किए थे, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। अब है आपको लॉर्ड क्लाइव। क्या है? लॉर्ड क्लाइव। तो देखिए, ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, यह आपको बंगाल का क्या है कि प्रथम गवर्नर है, ठीक है ना। यानी कि बंगाल का अगर पूछ देंगे कि प्रथम गवर्नर कौन थे,
तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कहेंगे तो वो आपको यानी कि लॉर्ड क्लाइव, क्या है, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहता तब वारेन हेस्टिंग्स होता, लेकिन हम बंगाल का हम क्या कर रहे हैं, सीधे प्रथम गवर्नर पूछ रहे हैं, इसमें जनरल नहीं लगा रहे हैं, तो सीधे अगर गवर्नर कहेगा तो आपको लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। इसी को रॉबर्ट क्लाइव के नाम से भी जानते हैं, और यह प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो इन चीजों को भी अच्छे से याद रखना है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, बक्सर का युद्ध तो 1764 में। तो इन बात सबको भी आपको अच्छे से याद रखना था। देखिए आपका वही प्रश्न कर रहा है कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो वह आपको ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड मेयर, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, पहला सॉरी क्या कहते हैं, लॉर्ड क्लाइव। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड रिपन, जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आगे देखिए अब करा है निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, तो इसके बारे में हम कल भी आपको क्या किए थे, चर्चा किए थे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कह रहा है मुंबई, क्या है, मुंबई, ठीक है ना। उसके बाद कर रहा है आपको कलकत्ता, उसके बाद कर रहा है दिल्ली, उसके बाद कर रहा है चेन्नई, क्या है, चेन्नई। तो देखिए तो आइए इस ऑप्शन पर सबसे पहले मतलब विचार करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई, क्योंकि चेन्नई में ही पहला नगर निगम जो था वो आपको स्थापित हुआ था। लेकिन यहाँ से हमें कई सारे क्वेश्चन को क्या करना है, जानना है, ठीक है ना। जैसे जो भी ऑप्शन है इस सभी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जैसे देखिए पहला ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन ए में है कलकत्ता, क्या है, कलकत्ता। तो साथियों याद रखना, ठीक है ना, कलकत्ता से जब भी प्रश्न आएगा तो एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि आपको यहाँ पर फोर्ट विलियम है, क्या है, फोर्ट विलियम है, ठीक है ना। याद रखना है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्योंकि देखिए इस सबको आपको अच्छे से क्लियर करते चलना है, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटिकल ये दोनों जो है आपस में क्या कह सकते हो कि भाई बहन वाले रिश्ते रखते हैं, ठीक है ना। तो एशियाटिक सोसाइटी क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी भी जो स्थापना हुई थी वो आपको कलकत्ता में हुई थी। फोर्ट विलियम जो वो आपको कहाँ है, तो आपको कलकत्ता में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको चेन्नई, तो चेन्नई में आपको पहला नगर निगम जो था वो आपको क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। और यहाँ आपको सेंट जॉर्ज का किला है, क्या है, सेंट जॉर्ज का किला है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है, तो आपको चेन्नई में। जबकि फोर्ट विलियम और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है ना, यह कहाँ गठित हुआ था, मतलब कि यह संस्था है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि आपको कलकत्ता में गठित हुआ था। फोर्ट विलियम जो है वो आपको कहाँ है, तो ये आपको कलकत्ता में, जो कि अंग्रेजों ने अपने सुरक्षा की दृष्टि से इसे क्या किया था, बनाया था। तो इन चीजों को देख लेना है। चलिए इसके अलावा आपको क्या है, अगला जो ऑप्शन है वह है आपको मुंबई, क्या है, मुंबई। तो जब भी मुंबई आएगा तो मुंबई से दो चीज को जरूर याद रखिएगा, क्या रखना है, मुंबई, ठीक है ना। दो चीज कम से कम यहाँ से याद रखिएगा। एक तो सबसे पहले क्या आपको गेटवे ऑफ इंडिया, क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि 1911 में इसकी क्या हुई थी, नींव पड़ी थी रानी मैरी और राजा क्या कहते हैं, जॉर्ज पंचम के स्वागत में। तो इस बात को अच्छे से याद रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपको होटल ताजमहल, क्या है, होटल ताजमहल, इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। होटल ताजमहल के अलावा आपको क्या है, विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको अभी हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपको विक्टोरिया टर्मिनस है, ठीक है ना, यह आपको कहाँ है, तो ये सब आपको मुंबई में। तो इन चीजों को याद रखना है। मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी है, क्या है, वित्तीय राजधानी। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि मुंबई भारत की क्या है, तो आपको वित्तीय राजधानी है। कैसी राजधानी है, वित्तीय राजधानी। तो प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि मुंबई जो है क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि भारत की वित्तीय राजधानी। और यहाँ जो कुछ भी बताए हैं आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए अब अगला ऑप्शन है आपका दिल्ली, क्या है, दिल्ली, ठीक है ना। तो ये जो नई दिल्ली है यह क्या है, तो भारत की आपको राजधानी है, क्या है, राजधानी। और भारत की प्रशासनिक राजधानी है। कैसी राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको नई दिल्ली है, क्या है, नई दिल्ली है। देखिए और यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको राष्ट्रपति भवन, संसद भवन क्या है, संसद भवन, ठीक है ना, ये सब कहाँ है, तो हम कहेंगे आपको नई दिल्ली में। क्या कहेंगे, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली का जो निर्माण किया था वो आपको अंग्रेजों ने, जबकि पुरानी दिल्ली को जो बसाया था वो आपको शाहजहां ने बसाया था। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। सो वहीं आपका प्रश्न करा है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, तो वो आपको चेन्नई यानी कि मद्रास में स्थापित हुआ था। कब हुआ था, तो आपको 1687 में। 3 बातों को भी अच्छे से याद रखना है। आगे देखिए
करा कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह, क्योंकि आपको पता होगा कि पंचायती राज की संस्थाओं को क्या है कि 73वें संशोधन के द्वारा, याद रखना है कि ये जो देख रहे हैं पंचायती राज, क्या देख रहे हैं, पंचायती राज, ठीक है ना। तो इस पंचायती राज की संस्थाओं को क्या है कि 73वें संशोधन द्वारा, किस संशोधन द्वारा, 73वें संशोधन द्वारा आपको संवैधानिक मान्यता जो है वो आपको दिया गया था। यह 73वां संशोधन कब हुआ था, 1992 में, कितना में, 1992 में। लेकिन यह संशोधन जो लागू हुआ था, ध्यान से सुनेंगे, वो आपको 24 अप्रैल, ठीक है ना, 1993 को, कितना को, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो आपको यानी कि क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस थे। इन बातों को भी अच्छे से याद रखना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाए जाते हैं, तो आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि आपको 24 अप्रैल 1993 को ही क्या हुआ था कि आपको 73वें संविधान संशोधन जो था वो आपको लागू हुआ था, और इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज की संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता जो है वो आपको दे दिया गया। संविधान में आपको 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, और उस 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के कार्यों के बारे में चर्चा की गई, और इस तरह पंचायती राज की संस्थाओं को 29 विषय पर क्या था कि आपको मतलब कार्य करने के लिए क्या हुआ था कि आपको संवैधानिक मान्यता दिया गया। मतलब कि पंचायती राज की संस्थाओं को क्या है कि 29 विषय दिए गए हैं आपको 73वें संशोधन के द्वारा। इन बातों को अच्छे से याद रखना है। आगे देखिए, तो वही प्रश्न कर रहा है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, तो देखिए तो यह 6 माह के अंदर होंगे। कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आपको स्थानीय स्वशासन है, ठीक है ना, वह आपको क्या है कि आपको राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। क्या करना है, समझना है। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि देश में पंचायती राज संस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, तो देखिए कृष्णा मचारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीडी सेठी समिति, एनजी रंगा समिति। देखिए तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था जो गठित हुआ था, ठीक है ना, वो आपको बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर, किसके आधार पर, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। तो आइए जान लेते हैं कि पंचायती राज की भारत में जो शुरुआत हुई थी वो आपको कब हुई थी। तो ध्यान से सुनिएगा कि ये जो पंचायती राज है इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपको 2 अक्टूबर 1959 को, कितना को, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और यह कहाँ से हुई थी, ये भी याद रखेंगे। तो यह आपको नागौर, कहाँ से, नागौर से। और नागौर जो है कहाँ है, तो ये आपको राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में। मतलब कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी, तो आपको राजस्थान के नागौर से हुई थी। कहाँ से हुई थी, राजस्थान के नागौर जिला से। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को। और इसका उद्घाटन जो है वो आपको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब है कि अगला प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारत में पंचायती राज का जो स्वरूप है वो आपको कैसा है। तो देखिए तो भारत में जो पंचायती राज का स्वरूप है वो आपको त्रिस्तरीय है। कैसा है, त्रिस्तरीय। याद रखना है कि भारत में पंचायती राज का जो स्वरूप है वो कैसा है, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय कहने का मतलब हुआ कि एक तो सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत, गांव स्तर पर कौन होगा, तो आपको ग्राम पंचायत, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। ग्राम पंचायत के बाद जो दूसरा हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो पंचायत समिति, जो कि आपको प्रखंड स्तर पर, किस स्तर पर, प्रखंड स्तर पर। और तीसरा जो है वह आपको जिला स्तर पर, जो कि आपको जिला परिषद, क्या है, जिला परिषद, क्या है, जिला परिषद। इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए भारत में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, त्रिस्तरीय। जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है ना, इसके अलावा प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर कौन है, जिला परिषद। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव जो दिया था, कौन दिया था, तो वो आपको बलवंत राय मेहता समिति। कौन दिया था, बलवंत राय मेहता समिति। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप को क्या कहा था कि आपको त्रिस्तरीय रखने के लिए, ठीक है ना। और बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था 1957 में, ठीक है ना, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1959 में। और इसी आधार पर भारत में क्या हुआ था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका जो आपको स्वरूप है उसे त्रिस्तरीय बनाया गया, और भारत में पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया, शुरू किया गया। और इस पंचायती राज की संस्थाओं को क्या हुआ था कि 73वें संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि आपको संवैधानिक मान्यता दिया गया। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि पंचायती राज की संस्थाओं में, ठीक है ना, सुधार हेतु आपको कौन कौन से समिति गठित हुई है, ठीक है ना, इस पर चर्चा करें। तो देखिए तो पंचायती राज की संस्थाओं में सुधार हेतु कई सारे समिति गठित हुए थे। जैसे कि आपको इसमें सबसे पहले आप याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति। हालांकि इसी समिति के रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ था कि आपको
मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था, ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन हुआ था 1957 में। चलिए, उसके बाद है आपको अशोक मेहता समिति। क्या है? अशोक मेहता समिति, याद रखना है, अशोक मेहता समिति। तो देखिए, तो ये जो अशोक मेहता समिति है, इसका जो गठन हुआ था वो आपको कब हुआ था, इस पर भी हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते थे। यह आपको 1977 में। इसके अलावा एक चीज और याद रखेंगे, ठीक है ना, वो है आपको पीवी के राव समिति। क्या है? पीवी के राव समिति। तो इसका जो गठन हुआ था वो आपको कब हुआ था, तो ये आपको 1985 में हुआ था। कितना हुआ था? 1985 में। उसके बाद है आपको अगला समिति, वह है आपको एल एम सिंधवी समिति। क्या है? एल एम सिंधवी समिति, याद रखिएगा। तो एल एम सिंधवी समिति जो है, इसका गठन हुआ था 1986 में। कितने में? 1986 में। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है ना, वो है आपको 64वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 64वां संशोधन। यह भी आपको पंचायती राज से ही संबंधित है और यह हुआ था आपको 1989 में। कितना में? 1989 में। उसके बाद है आपको 73वां संशोधन। तो ये जो देख रहे हैं 73वां संशोधन, ये कब हुआ था? 1992 में। कितना में? 1992 में। तो देखिए, तो ये सभी जो है पंचायती राज की संस्थाओं में सुधार के लिए क्या है कि आपको गठित समिति है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि भारत में, ठीक है ना, कि पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था, तो हम क्या कहेंगे, तो 2 अक्टूबर 1959 को। कहां से हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला से। और इसके बाद क्या हुआ था कि इसके 9 दिन बाद अर्थात 11 अक्टूबर 1959 को आपको पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ हुआ था वह आपको कहां से हुआ था, तो आपको आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश से। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। फिर क्वेश्चन आएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, तो वो आपको त्रिस्तरीय है और ऐसा सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसका गठन कब हुआ? तो 1957 में। और इसने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी भारत सरकार को, वह आपको कब सौंपा था? तो 1959 में। और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में गठित समिति है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था, इसका स्वरूप तो है आपको त्रिस्तरीय, मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है ना। इसके अलावा आपको प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और आपको जिला स्तर पर क्या है कि जिला परिषद। क्या है? जिला परिषद, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि पंचायती राज की संस्थाओं में सुधार के लिए समितियां सब कौन कौन है। तो एक है आपको बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में क्या हुआ था? गठित हुआ था। उसके बाद है अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में गठित हुआ था। और अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया था, क्या जानते हैं, कि ये जो भारत में पंचायती राज की जो संस्था है, ठीक है ना, उसको 2 स्तरीय कर दिया जाए, अर्थात प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। मतलब कि ग्रामीण संस्था को समाप्त करने की बात कही थी कौन? तो आपको अशोक मेहता समिति ने, ठीक है ना। ग्रामीण संस्था में कौन था? ग्राम स्तर के जो ग्राम पंचायत है उसको कहता कि हटा दीजिए, केवल आप प्रखंड स्तर पर क्या रखिए? पंचायत समिति को रखिए और जिला स्तर पर जो है वो आपको जिला परिषद को रखिए। ऐसा कहे थे कौन? अशोक मेहता समिति। उसके बाद पीवी के राव समिति, यह आपको राजीव गांधी के समय में 1985 में गठित हुआ था। एल एम सिंधवी समिति, जो कि आपको 1986 में राजीव गांधी के समय में ही क्या हुआ था? गठित हुआ था। और भारत में, ठीक है ना, कि नए ढंग से पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने का जो मतलब क्या श्रेय जाता है वो आपको एल एम सिंधवी समिति को जाता है। ऐसा क्यों जाता है? क्योंकि सरकार ने क्या किया था कि एल एम सिंधवी समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत में पंचायती राज की संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता जो था वो आपको दिया था, ठीक है ना। फिर है कि आपको 73वां संशोधन द्वारा क्या हुआ था कि आपको पंचायती राज की संस्था को मतलब क्या कर दिया गया? संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। और संविधान में इसी संशोधन के द्वारा, 73वें संशोधन के द्वारा आपको 11वीं अनुसूची जो है जोड़ा गया था और पंचायती राज की संस्थाओं को 29 विषय जो थे वो आपको दिए गए थे। तो इन बातों को अच्छे से क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। अब आइए, कुछ ऐसे भी राज्य है जहां आपको पंचायती राज नहीं है। क्या है? नहीं है, ठीक है ना। जिसमें से आपको एक संघ राज्य दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। इसके अलावा क्या है कि आपको नागालैंड है। क्या है? नागालैंड है। नागालैंड के अलावा जो है आपको क्या है? मेघालय है और मिजोरम है। क्या है? मिजोरम है। यहाँ पर आपको क्या है कि पंचायती राज की संस्थाएं नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर जनजातीय परिषद जो है वो आपको क्या कर रही है? कार्य कर रही है। क्या कर रही है? कार्य कर रही है। इन बातों को याद रखना है, ठीक है ना। फिर आपको ये जो 73वें संशोधन है, इस 73वें संशोधन में कहा गया था क्या कि आपको जिस राज्य की आबादी 20 लाख से कम होगी वहां पर आपको क्या होगा कि 2 स्तरीय पंचायती राज की संस्थाएं होगी। क्या होगी? 2 स्तरीय पंचायती राज की संस्थाएं होगी। एक ग्राम स्तर पर आपको क्या होगा? ग्राम पंचायत, और एक जिला स्तर पर आपको जिला परिषद। ऐसा कहा गया था किस राज्य के लिए? तो जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो उसके लिए कहा गया था, ठीक है ना। तो
तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। भारत के किस किस राज्य में पंचायती राज की संस्थाएं नहीं है, तो इसको भी याद रखना है। संघ शासित प्रदेश में दिल्ली, ठीक है ना, और किसी भी संघ शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। इसके अलावा आपको जनजातीय परिषद जहाँ कार्य कर रही है वहाँ पंचायती राज की संस्थाएं नहीं होगी, जैसे कि आपको नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, क्या हो गया, मेघालय हो गया, इन राज्यों में, ठीक है ना। तो भारत के अभी आपको राज्य और संघ राज्य कुल मिलाकर क्या है कि आपको 4 ऐसे जहां पर पंचायती राज की संस्थाएं नहीं है। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी कब? तो देखिए ऑप्शन क्या रहा है, 2 अक्टूबर 1950, 1951, 1952, 1953। तो देखिए तो 2 अक्टूबर 1952 को भारत में क्या हुआ था कि आपको पंचायती राज की जो आपको क्या है कि जो शुरुआत है, ठीक है, पंचायती राज नहीं कहेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी क्या हुई थी कि आपको शुरुआत हुई थी। तो याद रखना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो यह आपको 2 अक्टूबर 1952 को, कितना को, 2 अक्टूबर 1952 को। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है। क्या करना है कि भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी कब, तो आपको 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है ना। तो इस बात को अच्छे से याद रखना है। अब कहना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डॉट में आरंभ की गई थी। तभी बताए थे कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में, ठीक है ना, और 9 अक्टूबर 1959 को आपको आंध्र प्रदेश में। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। आगे देखिए, कहा कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था कब, तो अभी बताए थे 1959 में। कितना में, 1959 में। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। अब देखिए करा कि 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है, तो यह आपको 5 वर्ष रखा गया। कितने रखा गया है, 5 वर्ष रखा गया। तो इन चीजों को याद रखना है। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए क्या है कि 1/3 जो आपको सीटें है वो आपको आरक्षित रहेगी। क्या रहेगी, आरक्षित रहेगी। मतलब कि उन्हें 33% आरक्षण जो है वो आपको दिया गया है। उसमें क्या आता है, पंचायती राज की संस्थाओं में। लेकिन पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला जो पहला राज्य है वो हमारा बिहार है। कौन है, बिहार है। 3 बातों को अच्छे से याद रखना है। पंचायती राज की संस्थाओं में या नगर की संस्थाओं में क्या जानते हैं कि आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को भी क्या है कि आपको आरक्षण दिया गया है उनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से समझना है। आगे चलिए, अब करें अगला कि पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है। तो 6 माह के अंदर, अभी बताए थे क्या है कि 6 माह के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए, अब करा कि भारतीय संविधान के अनुसार किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है, तो बताए थे कि भाग 9, ठीक है ना। अनुसूची अगर पूछेगा तो वो आपको क्या हो जाएगा, 11। क्या हो जाएगा, 11। आगे देखिए, अगला प्रश्न करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद, ठीक है ना, कि आपको राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। तो शुरू में बताया था कि अनुच्छेद 40, याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 40 जो है, ठीक है ना, वो आपको राज्य को क्या होता है कि ग्राम पंचायत गठित करने का क्या करता है कि आपको मतलब ये देता है, ठीक है ना, कि ग्राम पंचायत गठित करे, ऐसा आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, 40 के अंतर्गत। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, यह आपको कहाँ से लिया गया है, तो याद रखेंगे कि यह आपको आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया, ठीक है ना। और इसकी चर्चा, ये जो डीपीएसपी है, याद रखिएगा, इसकी जो चर्चा है, ठीक है ना, वो आपको भाग 4 में, किसमें है, भाग 4 में है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको आर्टिकल जो है, ठीक है ना, आपको 36 से 51 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझ जाना है, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए बता दिया कि आपको राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसकी चर्चा भाग 4 में, ठीक है ना, और आर्टिकल 36 से 51 में, ठीक है ना। और अनुच्छेद जो है आपको 40 में क्या है कि आपको ग्राम पंचायतों के गठन संबंधित प्रावधान है, ऐसा मतलब कि क्या है कि राज्य को निर्देश देता है। क्या होता है, निर्देश देता है, ठीक है। तो वही प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो वह आपको अनुच्छेद 40। अब आइए, अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के जो प्रीवी पर्स था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो आपको 26वां संविधान संशोधन, तो याद रखना है कि 26वां संविधान संशोधन, इसमें यह बात स्पष्ट रूप से कहा गया है, ठीक है ना, कि राजाओं के जो मिलने वाले जो प्रीवी पर्स व्यवस्था है उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। और ये जो 26वां संविधान संशोधन है, यह आपको वर्ष 1971 में हुआ था। कितना हुआ था, वर्ष 1971 में। तो याद रखना है, कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताओ कि 26वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो हम क्या कहेंगे 1971 में। और इसके तहत क्या है
कि राजाओं को जो मिलने वाले प्रीविपर्स व्यवस्था है उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 84वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन, डायरेक्ट इसका आंसर जानिए, ठीक है ना। तो ये जो आपको 86वां संशोधन है ये आपको कब हुआ था, इस बात को समझिए पहले, ठीक है ना। तो 86वां संशोधन हुआ था आपको 1900 कहते हैं 2002 में, कितना में, 2002 में। और इसी संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि आपको 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपको प्राथमिक शिक्षा जो है वो आपको क्या किया गया, अनिवार्य बनाया गया और उसे निःशुल्क बनाया गया। क्या किया गया, निःशुल्क बनाया गया और इसे मौलिक अधिकार में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। और हम लोगों के जो 11वें जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो अभी आपको यही है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे, उसके लिए क्या करना कि आपको शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है ना। आगे देखिए, करा कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो यह आपको 61वां संशोधन द्वारा, याद रखना है कि 61वां संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है उससे घटाकर क्या कर दिया गया, आपको मतलब 21 से 18 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 21 से 18। नहीं तो पहले मत देने की न्यूनतम आयु जो थी वो आपको 21 वर्ष थी। कितनी थी, 21 वर्ष थी। तो इन बातों को अच्छे से याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न करा कि दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो 52वां से, किससे है, 52वां से, क्योंकि इस सब पर चर्चा कर चुके हैं कि दल बदल का जो मतलब उल्लेख है, ठीक है ना, वह आपको 10वीं अनुसूची में और यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि आपको जोड़ा गया था। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। क्या करना है, समझना है। आगे देखिए अगला प्रश्न करा कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। तो यह आपको 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, जो आपको 1946 में हुआ, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। उसमें यह बात स्पष्ट रूप से कहा गया था क्या कि ये जो मतलब राष्ट्रपति है, ठीक है ना, वो अपने मंत्रिपरिषद के सलाह अनुसार ही कार्य करेंगे। और ऐसा संशोधन जो हुआ था वो आपको इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन को हम लोग आपको मिनी संविधान के नाम से भी क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। और इसी संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है ना। और उस संशोधन के द्वारा अखंडता, समाजवादी और इसके अलावे आपको क्या है कि पंथ निरपेक्ष, इन 3 शब्दों को क्या किया गया, समावेश किया गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे क्या कहते हैं, विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।